नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, मॉनसून सीजन और चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा फैसला। राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं कर सकते हैं हड़ताल। अगले 6 महीने के लिए सभी विभागों के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सचिव शैलेश बगोली ने आदेश जारी किए हैं। आपदा के दौरान राहत बचाव में कार्य में सभी की मदद की जरूरत रहती है और इसलिए ये फैसला लिया गया है। मॉनसून सीजन के दौरान आने वाली आपदा को देखते हुए फैसला लिया गया है, तो कोई भी सरकारी विभाग हड़ताल पर नहीं जा सकता है। यह आदेश जारी किया गया है। मॉनसून सीजन चारधाम यात्रा को लेकर यह बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। राज्य सरकार के कर्मचारी कोई भी हड़ताल नहीं कर सकते हैं। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अभी तक नहीं बुझी है उत्तरकाशी के जंगल में लगी आग। सेम मुखेम रेंज के जंगल में आग से भारी नुकसान हो गया है। जंगल की आग को बुझाने की कोशिश में वन विभाग जुटा हुआ है। आग की वजह से धुएं से लोगों को परेशानी हो रही है। 2 दिनों से लगी आग ने वन विभाग के सारे दावों की पोल खोल दी है। सेम मुखेम रेंज के मनेरा दिलसोड़ के जंगल की यह तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 दिन से आग लगी हुई है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। जितने भी दावे किए जा रहे थे वन विभाग की तरफ से तमाम तैयारियों को लेकर, वो दावे कहीं ना कहीं फेल साबित हो रहे हैं। और इस आग से जो धुआं निकल रहा है उससे जो आसपास लोग रह रहे हैं उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिग्बीर बिस्ट फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। दिग्बीर, अपडेट क्या है आग को लेकर? क्या अभी तक काबू पा लिया गया है? क्या कोशिश की जा रही है वन विभाग की तरफ से अभी तक? जी आपको बता दूं, कल से जनपद मुख्यालय के नजदीक दिलसौड़ और मनेरा के जंगलों में आग लगी है और 24 घंटे हो चुके हैं। जिस तरह से जो खड़ी पहाड़ी होने के कारण आग को वन विभाग काबू नहीं ले पा रहा है, तो जिस कारण जो मुख्यालय का जो क्षेत्र जुड़ा हुआ है, ये लदाड़ी जोशियाड़ा, इन जगहों पर धुंध सी छाई हुई है। और जिस तरह से जो आग लगी हुई, जैसे गर्मी का मौसम है, मौसम को देखते हुए जो धुंध सी छाई हुई है, तो कहीं न कहीं जो आग है, आग जो पहाड़ी में विकराल रूप ले रखा है। तो सेम मुखेम के रेंज में इस तरह से जो झुलस रहे जंगल, तो कहीं न कहीं वन विभाग जो आग बुझाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उनके पास कुछ ऐसे संसाधन नहीं है जिससे संसाधनों की कमी देखी जा रही है दिग्बीर, और उस वजह से अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़कोट में सिंचाई विभाग की जमीन से अतिक्रमण को हटाया गया है। एक व्यक्ति ने सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा कर लिया था और उस पर टिन शेड डाल दिया था। शिकायत पर अतिक्रमण हटाने वाली टीम ने पुलिस प्रशासन के साथ अतिक्रमण को हटा दिया। कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सिंचाई विभाग की जमीन से अतिक्रमण को हटाया गया है। इधर विकासनगर में सड़क को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया है। सड़क का डामरीकरण न होने से ग्रामीण नाराज हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी चक्राता का घेराव किया। दावा पुल से खारसी मोटर मार्ग का डामरीकरण होना है। ग्रामीण कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों और नेताओं से कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला है। और इस बार ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर रोड के डामरीकरण का काम जल्द नहीं हुआ तो 2024 चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। चक्राता विधानसभा के गांव संबंधित सड़क से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हटाए जा सकते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस को जल्द ही नया प्रदेश प्रभारी भी मिल सकता है। मौजूदा कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव हटाए जा सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। कांग्रेस के खेमे में प्रदेश प्रभारी को लेकर नाराजगी है। कांग्रेस हाईकमान की ओर से जल्द ही आदेश जारी हो सकता है। नए प्रभारी में ब्राह्मण, दलित या महिला वर्ग से हो सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। एक खेमे में नाराजगी की वजह से जो प्रदेश प्रभारी है उन्हें हटाया जा सकता है। अब क्यों हटाए जाएंगे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी, ये भी जानना जरूरी है। देखिए, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ गुटबाजी हुई है। देवेंद्र यादव को हटाने के लिए कई जो नेता है वो लामबंद है। नए प्रदेश प्रभारी को लेकर जो सुगबुगाहट है वो भी तेज हो गई है। 2022 चुनाव के बाद प्रदेश स्तर पर बदलाव हुए और 2022 चुनाव के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी बदले गए। एक खेमे ने कई फैसलों का खुलकर विरोध किया है और कांग्रेस के एक खेमे ने प्रदेश प्रभारी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है और यही वजह मानी जा रही है कि जल्द ही जो नया प्रदेश प्रभारी है कांग्रेस का वो मिल सकता है। चलिए रवि कैंतुरा इस खबर
पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। और रवि, ये जानकारी मिल रही है कि जल्द ही कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी बदला जा सकता है। कारण क्या माने जा रहे हैं प्रदेश प्रभारी बदलने के, और किनका नाम अब सबसे आगे रेस में चल रहा है इस वक्त प्रदेश प्रभारी की रेस में? बिल्कुल आयुषी, देखिए ये बात इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि लगातार यहाँ पर प्रीतम सिंह खेमे की बात करें, उनसे जुड़े हुए तमाम विधायक हैं, मदन बिष्ट की बात करें, हरीश धामी की बात करें, तो हमेशा से ही जो प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव हैं उनके विरोध में रहे हैं। प्रीतम सिंह तो ये तक कह चुके हैं कि देवेंद्र यादव को राजनीति का क ख ग नहीं आता है और वो पार्टी को एकजुट कर नहीं आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो ऐसे में एक खेमा पूरी तरीके से देवेंद्र यादव से नाराज रहा है और इसी भी सब चर्चाएं पूरी तरीके से तेज हो चुकी हैं कि देवेंद्र यादव को अब यहाँ से प्रभारी पद से हटाने की पूरी बात जो है हाईकमान ने तय कर चुका है। लेकिन अब नया प्रभारी कौन होगा इसकी कयासबाजी लगी हुई है, तमाम नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस पर हाईकमान की ओर से ही मोहर लगनी है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि दलित और ब्राह्मण वर्ग से किसी महिला को इस बार कांग्रेस की जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसे क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले ठीक प्रभारी को हटाना, और अभी जिसको भी नई जिम्मेदारी दी जाएगी वो एक ऐसा चेहरा होना चाहिए जो पार्टी को एकजुट कर चले। क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो खेमेबाजी रही है, हरीश रावत गुट, प्रीतम सिंह गुट, तमाम जो गुट हैं वो अलग अलग ही लड़ते हुए दिखाई दिए हैं। अभी 2022 के चुनाव हुए तो उसमें भी जो आपसी लड़ाई थी उसने काफ़ी नुकसान कांग्रेस को पहुंचाया है, और लगातार जो आपसी जो कांग्रेस की गुटबाजी है वो खुलकर सामने आ जाती है। तो ऐसे में जो प्रभारी है उनकी बड़ी जिम्मेदारी होगी जो नए प्रभारी बनेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव को अगर कांग्रेस को फतेह करना है, कुछ सीटें लानी है, तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी के साथ नए प्रभारी को सौंपना होगा। और हाईकमान भी इसको लेकर लगातार मंथन कर रही है, लेकिन माना जा रहा है कि किसी महिला को इस बार जिम्मेदारी दी जा सकती है और कुछ ही दिनों में इस तरीके का बड़ा बदलाव कांग्रेस के भीतर देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से देवेंद्र यादव को लेकर लगातार नाराजगी रही है तो एक बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ पर एक गुट खुश भी है इस बात को लेकर कांग्रेस के भीतर ही कि देवेंद्र यादव को यहाँ से हटाया जा रहा है। यहाँ पर 2017 के चुनाव हो, 2022 के चुनाव हो, तो उसमें कांग्रेस को करारी हार मिली है। 2022 के चुनाव में कांग्रेस महज जो है 19 से 20 सीटों पर सिमट गई थी। तो ऐसे में प्रभारी यादव पर भी सवाल उठ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया, नेता प्रतिपक्ष को बदला गया, लेकिन प्रभारी को नहीं बदला गया था। तो ऐसे में भले ही कांग्रेस इसको रूटीन के तौर पर देख रही हो कि तमाम जो और राज्य हैं वहाँ पर प्रभारी बदले गए हैं, लेकिन उत्तराखंड में प्रभारी का बदलना इस बात को भी देखने वाली बात है कि गुटबाजी के बीच ये बदलाव क्या कांग्रेस के 2024 में काम आएगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। लोकसभा चुनाव करीब आते ही भाजपा ने कांग्रेस खेमे में सेंधमारी शुरू कर दी है, और इसी को लेकर हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सांसद निशंक की मौजूदगी में इनकी ज्वाइनिंग कराई गई। लोकसभा चुनाव को में खुद को मजबूत करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ पिछले 2 टर्म से निशंक सांसद है। विभिन्न सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष, सांस्कृतिक संगठन के अध्यक्ष, इंडस्ट्रियल, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए अनेकों लोग हैं, प्राइवेट क्लिनिक चलते हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका समाज से सीधा लगाव रहता है। एडवोकेट, बैंकिंग क्षेत्र के जुड़े हुए रिटायर्ड कर्मचारी और कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हुए लोग। ये हमने अपना सदस्यता का चौथा आयाम आज से प्रारंभ किया है। और राजधानी देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, आज सुबह 10:15 पर 55 पुलों का लोकार्पण होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी 55 पुलों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। बैंकों के सामूहिक प्रयास से उत्तराखंड में 55 पुलों का निर्माण हुआ है। हेस्को और आईसीआईसीआई बैंक के प्रयास से इन पुलों का निर्माण किया गया है, जिनका वर्चुअली लोकार्पण करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बैंकों के प्रयास से उत्तराखंड में 55 पुलों का निर्माण हुआ है। अगली खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर ने कॉलोनियों के निर्माण पर रोक के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण के दिए बिक्री और निर्माण कार्यों के रोक के निर्देश दिए गए हैं। कॉलोनाइजर्स ने आपको बता दें कि मनमानी के चलते शिकायत के बाद निरीक्षण किया, और कमिश्नर ने इको टाउन और प्लाजियो कॉलोनी का निरीक्षण किया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम सहित प्राधिकरण के अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान कुमाऊं कमिश्नर को कई खामियों का पता चला, और पता ये भी चला है कि जिन कॉलोनियों का डेवलप किया जा रहा है वहां लोगों को उचित सुविधाएं नहीं दी जा रही। 5 हेक्टेयर की जो कॉलोनी काटी जा रही है उसमें कहीं भी वहां रहने वाली जनता के लिए ग्रीन स्पेस नहीं दिया जा रहा। कॉलोनी में कितने प्लॉट बचे हैं, कितने प्लॉट बेचे गए हैं, जो प्लॉट बेचे गए हैं वहां नक्शा पास कराने के बाद वो बेचे गए हैं या क्या उनका नक्शा पास है, उसकी कोई जानकारी कॉलोनाइजर्स के पास नहीं मिल सकी है। कॉलोनियों में रोड और ड्रेनेज की भी कोई खास व्यवस्था नहीं है।
सबसे बड़ी बात तो यह है कि जितने भी नक्शे कुमाऊं कमिश्नर ने कॉलोनाइजर से मांगे हैं, उनमें से कोई भी नक्शा मौके पर नहीं था, जिसके बाद कमिश्नर ने प्राधिकरण को सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि जब तक नक्शे पास नहीं हो जाते, कॉलोनियों की बिक्री और निर्माण पर रोक लगा दी जाए। कई दिनों से इस तरह की शिकायतें मेरे पास आ रही थी कि जो कॉलोनीज़ यहाँ पे बनी हैं, जो 3 कॉलोनीज़ मैंने देखी हैं, इसमें जो उचित सुविधाएं हैं वो नहीं दी गई हैं और जो लेआउट पास हुए हैं उसका कई जगह पे उल्लंघन हो रहा है। तो इसको आज मौके पे देखा गया, कितने प्लॉट बिक चुके, कितने बचे हैं, क्या वो प्लॉट जो आपका पास हुआ है लेआउट उसके अनुरूप बिके, इसका भी कोई ब्यौरा नहीं रखा गया है। थर्डली, जो कॉमन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जो रोड हों या ड्रेनेज हों, वो भी यहाँ पे नहीं है। इंडिविजुअल जो नक्शे मांगे गए वो भी मौके पे नहीं दिखाए गए। बहुत से इस तरह की भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि जो पहले से कॉलोनी है उसके अंदर फिर से एक और ग्रुप हाउसिंग बन रहा है, जो कि नियमों के विपरीत है और जो पब्लिक को फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए उसके विपरीत है। तो STP बना के देना भी अनिवार्य है, उसका भी यहाँ पे पालन नहीं हो रहा है। तो इन सभी के संबंध में अभी प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है कि नोटिस दें और जब तक अनियमितताएँ हो रही हैं, जब तक कंपाउंड नहीं होते हैं नक्शे नए सिरे से, तब तक इसमें इनकी जो सेल है उसको रोका जाए और फर्दर कोई निर्माण हो रहा है तो उसको भी रोका जाए। और चलिए अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। हल्द्वानी में अगले 2 दिन तक पानी नहीं आएगा। हल्द्वानी शहर में गहरा सकता है पेयजल का संकट। पेयजल लाइन शिफ्टिंग की वजह से सप्लाई बंद होगी। आज प्लांट से ही सप्लाई बंद कर दी जाएगी। देवखड़ी नाले से पेयजल लाइन को शिफ्ट किया जा रहा है और अब टैंकर्स के माध्यम से ही पेयजल की सप्लाई की जाएगी। तो हल्द्वानी वासियों को 2 दिन तक पेयजल संकट उन पर पड़ सकता है। मसूरी में हुई भारी उद्योग मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 7वीं बैठक और इस मौके पर भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हिंदी विश्व फलक पर स्थापित हो गई है। प्रधानमंत्री विश्व मंच पर अपनी बात हिंदी में ही रखते हैं। इससे विश्व स्तर पर हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ है और अब सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। हर विभागों में हिंदी समितियां बनाना आवश्यक है और इसी नाते विभाग के अंदर एक उच्च स्तर पर हिंदी सलाहकार समिति जिसकी ये बैठक संपन्न हुई है, जिसमें हमारे भारी उद्योग मंत्रालय के सभी उपक्रमों ने अपनी रिपोर्ट दी। हिंदी के बेहतर काम में उन्होंने अपना योगदान दिया है और आगे और कैसे हिंदी के और क्षेत्रीय भाषाओं सबको कैसे बल दिया जाए, इस पर चर्चा। तो केदारनाथ धाम की यात्रा पर तीर्थ यात्रियों का हुजूम इस कदर उमड़ रहा है कि पंजीकरण 20 जून तक के फुल हैं। केदारनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ये फैसला लिया गया है। उधर केदारनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या 9,30,000 पहुंच गई। बाबा शिव का धाम केदारनाथ, जिसके प्रति देश के करोड़ों तीर्थ यात्रियों में अटूट आस्था है। आस्था का ये धागा इतना मजबूत है कि तीर्थयात्री तमाम चुनौतियों को पार करते हुए बाबा के दर पहुंच रहे हैं। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई थी। 53 दिनों की यात्रा में केदारनाथ धाम में 9.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यात्रा पर श्रद्धालुओं का हुजूम इस कदर उमड़ रहा है कि 20 जून तक पंजीकरण फुल है। अब सिर्फ वही तीर्थ यात्री दर्शन के लिए जा सकेंगे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। फिलहाल 20 जून के बाद के ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक है। उधर हेली सेवाओं की बुकिंग भी 30 जून तक फुल हो गई है। कुछ दिन पहले जहां तक केदारनाथ यात्रा पर प्रतिदिन 17 से 18,000 तीर्थ यात्री पहुंच रहे थे, बीच में ये संख्या बढ़कर 21,000 पहुंच गई थी। वहीं अब यात्रियों का आंकड़ा 15,000 प्रतिदिन के करीब है। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई थी। कपाट खुलने से लेकर अब तक धाम में बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। बावजूद इसके श्रद्धालुओं में उत्साह है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।